गुड इवनिंग दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? फटाफट आप सभी जुड़ जाइए हमारे साथ। हमने पिछले क्लासों में पढ़ा था केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन, और केमिस्ट्री से रिलेटेड अपने एक टॉपिक लिए थे, एसिड बेस साल्ट को पढ़े थे। गुड इवनिंग। चलिए देखिए ध्यान से, आज हम आगे अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। एक बार उसकी बात कर लेते हैं जो हमने पिछले क्लासों में स्टडी किया था। पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन में केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया था, इसके जनक हम किसे मानेंगे, और जनक मानेंगे तो उसी व्यक्ति को हम एंटोनी लेवसियर को ही क्यों साइंटिस्ट माना, हमने इसका फादर्स माना। इसके लिए भी काफ़ी सारे फैक्ट आपको बताया गया था। इसके बाद आपको बताया गया था यहाँ पे एसिड क्या होते हैं, बेस है ना, इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आपको करवाया जाएगा। जैसे एसिड के थ्योरी किसके किसके द्वारा दिया गया था, ये भी आपको कंप्लीट करवा दिया गया था। पिछले क्लास में हमने पीएच स्केल को जाना था, कुछ आपने नेचुरल इंडिकेटर को जाने थे, आर्टिफिशियल इंडिकेटर को भी जाने थे। आज उससे कुछ आगे हम क्यों हम अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा हमारा टॉपिक चल रहा था अभी एसिड एंड बेस। हमारा टॉपिक चल रहा था अम्ल व क्षार के बारे में। पिछले क्लासों में इससे हमने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को निकाला था और काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स को जाना भी था। आज भी जानेंगे और आज इसे कुछ आगे की ओर पढ़ेंगे हम। आज उससे थोड़ा सा आगे की ओर जानकारी लेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम कल हमने जाना था कि अम्ल क्या होते हैं, इसके माप हम कैसे करेंगे, इसका स्वाद कैसा होगा। इसके बाद जाना था पीएच स्केल पे अम्ल के बारे में। इसके बाद हमने क्या पढ़े थे भाई, तो इसके बाद पीएच स्केल पे अम्ल के पढ़ने के बाद हमने स्टडी किया था अम्ल से रिलेटेड कुछ थ्योरी के बारे में। इसके बाद बेस का भी सेम इंट्रोडक्शन हमने दिया था। अब यहाँ पे समझिएगा आप आज के लिए हमारा टॉपिक होगा कुछ इंपॉर्टेंट बेस, सम इंपॉर्टेंट एसिड, कुछ महत्वपूर्ण अम्ल के बारे में यहाँ पे जानेंगे। जैसे हमने पिछले क्लासों में थोड़ा सा बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, और है ना, इसके बाद वीक एसिड कौन से, वीक बेस कौन से हैं। आज उससे आगे हम थोड़ा सा देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, हमारा पहला अम्ल होगा आपको HCl, और ये जो HCl है भाई, इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो यदि हमसे कहेगा कि बताओ भाई HCl को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम केमिकल नेम देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से यहाँ पे हम जानते हैं। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, एक जो HCl है भाई, इसके बाद इसको दूसरे नाम से, दूसरे बात इसको हम क्या जानेंगे कि HCl के बारे में हमें जानना है कि ये जो HCl है ये सबसे स्ट्रॉन्गर बेस होता है, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, मजबूत अम्ल। सबसे ज़्यादा मजबूत अम्ल कौन किसे हम मानते हैं, तो HCl को मानते हैं सबसे मजबूत अम्ल के रूप में। इसके बाद HCl के बारे में हमने दो फैक्ट जाना है कि इसका नाम देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
और इसी HCl को हमने कहा कि इसे सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड के रूप में भी जाना जाता है। सबसे मजबूत अम्ल किसे मानेंगे हम? HCl को मानेंगे। इसके बाद HCl के बारे में और क्या याद हमें रखना है? तो HCl के बारे में हमें याद रखना है कि इसे म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है, इसे म्यूरेटिक एसिड कहा जाता है या फिर म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो हमें यदि कहेगा कि म्यूरेटिक अम्ल किसे कहा जाता है तो एग्जाम में आपको क्या आंसर कर लाना है कि म्यूरेटिक एसिड के नाम से हम किसे जानेंगे? HCl को जानेंगे, है ना। HCl को अपन किस नाम से जानेंगे? म्यूरेटिक एसिड के नाम से जानेंगे। इसके बाद इसी HCl के बारे में और क्या फैक्ट आपको बता दूं, तो इसी HCl के बारे में जानना है कि एकमात्र ऐसा अम्ल है, HCl एकमात्र ऐसा अम्ल है जिसे हम एज ए हार्मोन के नाम पे जानते हैं। एज ए हार्मोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एकमात्र ऐसा अम्ल है जिसे एज ए हार्मोन कहते हैं या फिर हार्मोन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ये हमारी बॉडी में कहाँ मिलता है? तो ये हमारे बॉडी के अंदर अमाशय में मिलेगा, स्टोमच में मिलता है। स्टोमच में HCl का स्राव होता है ना। तो हमें बताना है कि ये हमारे बॉडी में भी होता है, इसीलिए हमने कहा कि एकमात्र ऐसा अम्ल है जिसे एज ए क्या जानेंगे? हार्मोन के नाम से इसे हम जानते हैं। इसके बाद इसमें हमने इतना कौन कौन से फैक्ट देखा, देखिएगा ध्यान से। पहली बात HCl के बारे में जाना कि इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। दूसरा नाम इसको हमने दिया कि इसी को हम म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्गर बेस होता है, सबसे मजबूत अम्ल के रूप में जानते हैं और इस HCl हमारे स्टोमच में प्राप्त होता है जिसे एज ए हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हम किसको? HCl को। तथा इसी HCl को अपन बता दें, इसी HCl को अपन कहते हैं कि तेजाब। आपने जानते होंगे तेजाब का नाम, तो तेजाब का फॉर्मूला जो होता है यही HCl होता है और HCl को तेजाब कहा जाता है ना। इसका pH वैल्यू अपना बहुत ही कम होता है और जिसका भी pH वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड में जाना जाएगा, इसीलिए इसको अपन क्या नाम देते हैं? तेजाब के नाम दे देते हैं। बात करेंगे HCl के यूज के कि इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं। तो अगला बातों में आपको याद रखना है कि ये जो HCl है भाई, इसका यूज हम करते हैं यहाँ पे, इसका यूज हम करते हैं बाथरूम के सफाई में। अपना इसका यूज हम कहाँ पे ले लेंगे? बाथरूम की सफाई में यूज कर लेंगे। बाथरूम के सफाई में भी HCl का प्रयोग किया जाता है। तो यदि हमसे पूछेगा कि बताओ भाई HCl के नाम से किसको किसको जानते हैं, तो देखिएगा ध्यान से HCl को किस किस नामों से जानते हैं? म्यूरेटिक एसिड के नाम से जानेंगे या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानेंगे। एज ए हार्मोन कहा जाता है और क्या कहते हैं? इसका प्रयोग हम बाथरूम के सफाई में भी करते हैं तथा इसी HCl को तेजाब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी किसके बारे में जानकारी? HCl के बारे में जानकारी था। ये सारे जानकारियां किसके बारे में है? HCl के बारे में जानकारियां थी। इसके बाद देखिए आगे की ओर, इसके बाद आगे समझिएगा, इसके बाद आगे समझिएगा दूसरा एसिड में हमारा हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा एसिड में हम उठा लेंगे यहाँ पे H2SO4 को, H2SO4 को। H2SO4 का केमिकल जो नेम देते हैं हम, H2SO4 का केमिकल नेम हम देते हैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं इसे हम। हिंदी में भी वही कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हिंदी में अम्ल कह सकते हो आप। और इस सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में देखना ध्यान से, कौन कौन सा क्वेश्चन निकलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से निकलने वाले हैं एग्जाम के व्यू से। तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से H2SO4 के बारे में, H2SO4 के बारे में आइए समझते। देखिएगा ये जो H2SO4 है भाई, इसे कहा जाता है किंग ऑफ
केमिकल, इसे कहा जाता है अम्लों का राजा, इसे अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, या फिर इसे कहा जाता है किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। इसे कहते हैं हम अम्लों के राजा के नाम से, अम्लों के राजा के नाम से जाना जाता है। तो यदि आपसे कहेगा कि बताओ भाई किंग ऑफ केमिकल, है ना, रसायनों का राजा, सॉरी यहाँ पे कर लीजिएगा रसायनों का राजा, रसायनों का राजा और अम्लों का राजा, तो रसायनों के राजा के नाम से हम किसे जानेंगे, यहाँ पे H2SO4 को जानेंगे, और अम्लों के राजा के नाम से भी किसे जानते हैं तो H2SO4 को ही यहाँ पे हम जानेंगे। इसके बाद समझिएगा इस H2SO4 से और कौन कौन सी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस H2SO4 से हम क्वेश्चन बनाए, तो यहाँ पे पहला इसका आपके यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, समझिएगा इस H2SO4 के बारे में। इस H2SO4 का हम यूज करते हैं फायर एक्जिटेंस सिस्टम में, फायर एक्जिटिंग सिस्टम में, इसे हिंदी में कहते हैं अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र के नाम से जानते हैं। और अग्निशामक यंत्र में भी H2SO4 का यूज किया जाता है। समझिएगा अभी के सिलेंडरों में क्या होता है और ये पहले के सिलेंडर में H2SO4 का यूज हम कैसे करते थे, थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। यहाँ पे अभी के सिलेंडरों में क्या, जैसे आप समझिएगा कंबस्टन के लिए क्या क्या चाहिए आपको यहाँ पे, तो कंबस्टन के लिए आपको चाहिए यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके बाद आपको फ्यूल चाहिए, है ना। हमारे पास कोई फ्यूल होगा उससे जब ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा, बर्न होगा। और तीसरा क्या चाहिए हमें, आईटी चाहिए। तीसरा क्या चाहिए, आईटी चाहिए। और आईटी कहे तो क्या होता है, इग्निशियल टेम्परेचर, इसे क्या कह देंगे हम, इग्निशियल टेम्परेचर। इग्निशियल टेम्परेचर के बारे में, तो इसको हिंदी में कहते हैं ज्वलनशील तापमान, ज्वलनशील तापमान। किसी भी पदार्थ को बर्न होने के लिए या कंबस्टन होने के लिए, जलने के लिए तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जिसको जलाएगा उसके लिए वो फ्यूल होना चाहिए। और तीसरा होना चाहिए ज्वलनशील तापमान, आईटी, जिसे इग्निशियल टेम्परेचर के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसका यूज हमने किया अग्निशामक यंत्र में। जैसे पहले के सिलेंडरों में ऐसे दो लेयर बना होता था, इस प्रकार के आपके दो लेयर होते थे। और ए वाली आंतरिक लेयर में भरा हुआ रहता था H2SO4 और बाहर वाले लेयर में भरा हुआ रहता था आपका Na2CO3, है ना, Na2CO3। इससे कहा जाता है Na2CO3 को। यहाँ पे H2SO4 जो है भाई, एक दोनों को जब जैसे इसे दबाया जाता था तो इससे निकलता था क्या, H2SO4 और Na2CO3, तो ये दोनों आपस में जाके मिलते थे तो ये बनाता था Na2SO4 प्लस, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकालता है, जल निकालता है। तो ये तो बेकार चला जाता है, मगर कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों ही ऐसे पदार्थ हैं जो जलने को क्या करते हैं, रोक देते हैं। यदि कोई पदार्थ बर्न हो रहा है तो उसे क्या कर देंगे, यहाँ पे रोक देने का काम करेंगे। तो ये CO2 क्या करेगा, उस जैसे CO2 जो होता है वो ऑक्सीजन से क्या होता है, भारी होता है। अब जब भारी होता है तो ऑक्सीजन हो जाएगा ऊपर और ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसके नीचे आके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो जलने को क्या कर देगा, बंद कर देगा। कोई पदार्थ यदि जल रहा होगा तो उसे क्या कर देगा, रोक देगा। तो इसका हम यूज क्या कहाँ करते हैं भाई, अग्निशामक यंत्र में भी करते हैं। इसके बाद H2SO4 का अगला यूज हम कहाँ करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। H2SO4 का हम अगला यूज करेंगे एसिड रेन में। इसका यूज हम कहाँ करेंगे, एसिड रेन में इसका यूज करेंगे। H2SO4 का ही अगला यूज है आपका एसिड रेन में। अम्ल वर्षा में यूज करते हैं इसका। H2SO4 का हम यूज अम्ल वर्षा में भी करते हैं।
इसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसके बाद देखिए ध्यान से, हमने कहा कि एसिड रेन में किसका यूज करते हैं, तो एसिड रेन में हम यूज करते हैं H2SO4 और HNO3 का। आइए समझते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, देखिए ध्यान से, H2SO4 का हम यूज कहाँ किए, अम्ल वर्षा में, और अम्ल वर्षा में दो रसायनों का यूज करते हैं, H2SO4 का और किसको, HNO3 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा आप, ये दो जो रसायन है अम्ल वर्षा में भाग लेने वाले रसायन हैं, और यदि इस रसायन से हमने क्या कर दिया, जल को रिमूव करवा दिया, H2O को रिमूव करवा दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया आपने जल को, तो क्या बचेगा हमारे पास, SO2 बचेगा। और जब HNO3 से हमने जल को हटा दिया, तो HNO3 से जल को हटाने पर क्या बचेगा, यहाँ पे NO2 बचेगा। अब यहाँ पे ये जो SO2 और ये जो NO2 बचा, इसके बारे में क्या ख्याल है हमारा, देखिएगा ध्यान से, ये जो SO2 और NO2 जो है भाई, यह एसिड रेन में भाग लेने वाले क्या हैं, गैसेस हैं। यह एसिड रेन में भाग लेने वाले क्या हैं, गैसेस हैं। और यदि कहेगा कि एसिड रेन में मोस्ट एबंडेंट के रूप में कौन पाया जाता है, तो रसायन कहेगा तो H2SO4 मोस्ट एबंडेंट के रूप में होते हैं, सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। जबकि गैस की बात करेगा तो सर्वाधिक मात्रा में अम्ल वर्षा में गैस कौन सी पाया जाएगा, SO2 पाया जाएगा। इसका नाम देते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका नाम देते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या नाम देंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद कहेंगे आपकी एसिड रेन, हम कहेंगे किसको, तो समझिएगा एसिड रेन हम किसे कहेंगे, जिसका पीएच मान कितना होगा, 5.6 होगा, जिसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 5.6 होगा, तो उसे हम क्या नाम देंगे, एसिड रेन के नाम देंगे। और यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो एसिड रेन है भाई, हम यदि कभी कहेंगे कि आप ज़्यादा एसिड रेन हो गया और कभी कम हो सकता है अम्ल, मतलब क्या, कभी ज़्यादा H2SO4 यदि बारिश में घुल के आ जाएगा तो वह बारिश ज़्यादा अम्लीय होगा, और जब थोड़ा सा कम H2SO4 घुल के आएगा बारिश में तो वह हल्का कम अम्लीय होगा। तो इसका हम पीएच वैल्यू फिक्स तो नहीं कर सकते, पर आप मान के चलिएगा कि इसका पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 होता है ना। 5.6 से हमेशा कम ही मानना है, इसका क्या पीएच वैल्यू मानना है ना। चलिए, आप सभी का क्वालिटी आ रहा है वीडियो का ना, अब सभी के पास वीडियो की क्वालिटी तो पहुंच रहा है ना। चलिए देखिए ध्यान से, आप सभी के पास वीडियो की क्वालिटी पहुंच रहा है, चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद देखिए ध्यान से, इस H2SO4 को हमने कई नामों से पुकारा। पहले कहा इसे अम्ल का राजा कहेंगे, इसी H2SO4 को रसायनों का राजा कह दिया। फिर कहा कि इसका यूज हम अग्निशामक यंत्र में करते हैं आग को बुझाने के रूप में, और इसी H2SO4 का यूज हमने कहाँ किया, इसी H2SO4 का हमने कह दिया कि अम्ल वर्षा में भी पाए जाने वाला रसायन है। और सबसे ज्यादा मात्रा में भी पाया जाता है कौन, H2SO4। जबकि गैसेस पूछेंगे कि अम्ल वर्षा में कौन सी गैसेस पाई जाती है, तो SO2 और कौन सा, Na2। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है, SO2। ठीक है, इसके बाद समझिएगा, आगे देखिएगा, ये था हमारा दूसरा एसिड। तीसरा एसिड में हम पढ़ेंगे, यहां पे तीसरा नंबर का हमारा एसिड होगा HNO3। कौन सा अम्ल है यहां पे, तीसरा एसिड है हमारा HNO3। अब HNO3 में क्या समझना है, तो HNO3 में समझना है यहाँ पे, इसको हम नाम देते हैं नाइट्रिक एसिड, इसको हम नाम देंगे नाइट्रिक एसिड। और ये जो नाइट्रिक एसिड है भाई, इस नाइट्रिक एसिड का यूज हम कहाँ पे करेंगे, तो इसके बारे में देखिएगा ध्यान से। नाइट्रिक एसिड के बारे में कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे,
तो इस नाइट्रिक एसिड को यूज हम करते हैं एक्वारेजिया सॉल्यूशन बनाने में। एक्वारेजिया सॉल्यूशन बनाने में, एक्वारेजिया सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं हम अम्लराज के नाम से जानते हैं। और अम्लराज क्या होता है भाई, तो समझिएगा। अम्लराज में क्या करेंगे कि अम्लराज में HCl और HNO3 को 3:1 के अनुपात में यदि दिया जाता है, 3:1 के अनुपात में कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि 3 यूनिट अपना HCl मिलाए होंगे तो 1 यूनिट क्या मिलाना होगा, HNO3 को मिलाना होगा। और इस प्रकार का एक जो सॉल्यूशन तैयार होगा हमारे पास, उसे हम अम्लराज नाम देते हैं, एक्वारेजिया नाम देते हैं। और इस अम्लराज या एक्वारेजिया का हम यूज करते हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जैसे धातुओं को क्या करने में भाई, तो धातुओं को पिघलाने में या इसे हम साफ करने में यूज करते हैं। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जैसे धातुओं को कहाँ पे गलाया जाता है, तो एक्वारेजिया सॉल्यूशन में गलाया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। HCl और HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाकर क्या किया जाता है, इसे बनाया जाता है। बिल्कुल सही है अमन जी, इसे 1:3 के अनुपात में मिलाएंगे, HNO3 और HCl होगा तो, और HCl और HNO3 यदि आगे आ जाएगा, मान लीजिए कि HNO3 में इधर लिखा होता तो इस 1 अनुपात को इधर कर देता और HCl इधर होता तो ये 3 वाले को मैं इधर कर देता। इसके बाद समझिएगा इस HNO3 का हमने अगला यूज बताया कि इसका भी यूज करते हैं एसिड रेन में। इसका भी यूज किया था हमने कहाँ, एसिड रेन में। इससे हमारा जो गैस निकला था वो कौन सा गैस था, NO2 गैस था। ये भी एसिड रेन में पाए जाने वाला, अम्ल वर्षा में पाया जाने वाला क्या है, एक गैस है आपका, कौन, Na2। इसके बाद NO3 के बारे में क्या समझना है भाई, तो NO3 के बारे में यहाँ पे समझना है कि ये जो NO3 है, यहाँ पे आपका एलिमेंट दिख रहा होगा H, N और कौन दिख रहा है, O। जहाँ पे 3 एलिमेंट होते हैं ना, H, N और कौन सा, O, ये तीनों एलिमेंट को कहा जाता है एक्सप्लोजिव एलिमेंट। एक्सप्लोजिव एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इस तीनों एलिमेंट को एक्सप्लोजिव एलिमेंट कहा जाता है। हिंदी में कहें तो इसे विस्फोटक तत्व के नाम से जानते हैं। और ये जो विस्फोटक तत्व हैं भाई, इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, इसमें क्या याद रखना है कि जहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाए वहाँ उसको हम क्या नाम देंगे, तो उसको हम नाम देते हैं एक्सप्लोजिव एलिमेंट। और इस विस्फोटक तत्व का हम क्या यूज करेंगे, तो इसका यूज हम करते हैं एक्सप्लोजिव बनाने में। क्या यूज करेंगे, एक्सप्लोजिव बनाने में यूज करेंगे, विस्फोटक बनाने में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा, अब विस्फोटक बनाएंगे तो बहुत सारे विस्फोटक होता है। कौन कौन विस्फोटक भाई, तो कुछ विस्फोटक यहाँ पे हम जानेंगे एक्सप्लोजिव का नाम। जैसे यहाँ पे समझिएगा, जैसे कौन कौन से विस्फोटक, आपने नाम सुना होगा RDX, TNT, TNF, ये सारे क्या है, विस्फोटक हैं। तो विस्फोटकों में कौन सा आ जाएगा आपका, TNT। इसका नाम पूरा क्या होता है, तो इसका केमिकल नेम जो होता है भाई, वो होता है आपका केमिकल नेम। इसको हम नाम देते हैं ट्राइनाइट्रो टोइलून। ट्राइनाइट्रो क्या होता है, टोइलून के नाम से जानते हैं। TNT को क्या कहा जाता है, ट्राइनाइट्रोटोलून के नाम से जानते हैं। इसके यदि हम फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला होता है C3H5N3O3। एक किसका फार्मूला होता है, TNT का फार्मूला होगा C3H5N3O3 के नाम से इसे हम जानते हैं। यहाँ पे बात करें TNT की खोज की, कि इसका सबसे पहली बार डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था, सबसे पहला बार खोज किसके द्वारा किया गया था,
तो यदि आप बता सकते हो क्या कि टीएनटी को सबसे पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था, आप कमेंट में लिख के भेजिए हमारे पास। आप कमेंट कर सकते हैं टीएनटी का सबसे पहला खोजकर्ता, टीएनटी का सबसे पहला खोजकर्ता। चलिए देखते हैं यहाँ पे टीएनटी का सबसे पहला खोज किया था जोसेफ विल ब्रेंड के द्वारा किया गया था। जोसेफ विल ब्रेंड के द्वारा इसका खोज किया गया था, किसका, टीएनटी का। तो यदि हमसे कहेगा कि टीएनटी का खोज किसके द्वारा किया गया, तो जोसेफ विल ब्रेंड के द्वारा इसका पहला खोज किया गया था। इसके बाद बात करते हैं दूसरा एक्सप्लोजिव आपका है यहाँ पे है टीएनएफ, इसका नाम देते हैं ट्राइनाइट्रोफिनॉल के नाम से जानते हैं। इसके बाद तीसरा एक्सप्लोजिव हमारे पास हो जाता है यहाँ पे आरडीएक्स का यूज बहुत ही भयंकर है ना। हम इसका क्या बनाते हैं, एक्सप्लोजिव विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा धमाका करने वाला भी पदार्थ बनाते हैं, किससे, आरडीएक्स से। यहाँ पे देखिएगा आरडीएक्स का यहाँ पे क्या क्या चीज़ है आरडीएक्स से पूछा जाता है आपके एग्जामों में। तो आरडीएक्स से आपसे पूछा जाएगा पहली बात आरडीएक्स के बारे में कि इसका पूरा नाम क्या होगा। तो देखिएगा आरडीएक्स का जो पूरा नाम होता है वो होता है यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव, रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव के नाम से इसे हम जानते हैं आरडीएक्स को। और इस आरडीएक्स के बारे में यदि हम बताएं तो इस आरडीएक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका यहाँ पे C3H6N6O6। ये आरडीएक्स का फॉर्मूला होता है C3H6N6O6 के नाम से जानते हैं यहाँ पे। इसके बाद जानेंगे इसके आरडीएक्स के बारे में क्या चीज़ भाई कि आरडीएक्स का खोज सबसे पहले पता किसने लगाया था, इसको किसने तैयार किया था। तो इस आरडीएक्स के बारे में पहला बार बताया गया था हेनिन के द्वारा। किसके द्वारा बताया गया था, हेनिन नामक एक साइंटिस्ट था जिन्होंने आरडीएक्स के बारे में बताया था, जिसका पूरा नाम होता है यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव के नाम से यहाँ पे हम जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C3H6N6O6 के नाम से जानेंगे। इसकी पता किसके द्वारा लगाया गया था, हेनिन नामक साइंटिस्ट के द्वारा लगाया गया। इसके बाद आरडीएक्स के बारे में आपको एग्जामों में क्या बताना है भाई, तो आरडीएक्स के बारे में बताना है आपका कि इसका जो आरडीएक्स का जो हम यूज करते हैं वो कहाँ पे करते हैं। तो इसका यूज करेंगे एक्सप्लोजिव, एक ऐसा पदार्थ है एक्सप्लोजिव एलिमेंट है। इस एक्सप्लोजिव एलिमेंट को हम क्या बनाते हैं, तो इससे हम बम इत्यादि में बनाया करते हैं, या बम इत्यादि में इसका यूज हम करते हैं, किसका, इस एक्सप्लोजिव एलिमेंट आरडीएक्स का। तो इतने बात याद रखना था आपके किसके बारे में, आरडीएक्स के बारे में। इसके बाद समझिए आइए अपने एसिड वाले टॉपिक पे, और इससे और आगे देखिएगा ध्यान से। इसके बाद और क्या समझना है आपको इसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है अगला एसिड एक हमारा है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, इसे हिंदी में कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। और इस ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में बताएं तो ये आपको कहाँ मिलेगा भाई, तो ये ऑक्जेलिक अम्ल आपको मिलता है टोमेटो में, टमाटर के अंदर। और कहाँ मिलेगा, तो ये और मिलेगा स्पाइनच के अंदर, पालक के अंदर भी मिलता है आपका ऑक्जेलिक एसिड। और ज़्यादा मात्रा में कहे तो टमाटर सीड में होता है ना, टमाटर के बीज में होता है ज़्यादा मात्रा में, टमाटर में भी होता है, टमाटर के बीज में भी ज़्यादा मात्रा में मिलता है, टोमेटो सीड में मिलता है ऑक्जेलिक एसिड। और कहाँ मिलेगा, पालक में मिलेगा, स्पाइनच में मिलेगा ये आपको।
बिल्कुल सही अमन जी, हेनसेन के द्वारा आरटीएक्स को पता लगाया गया था, बिल्कुल सही है आपका। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको यहाँ पे समझना है ये जो ऑक्जेलिक एसिड है भाई, इसका यूज हम क्या करते हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड का यूज हम करते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट के द्वारा स्टोन बनाने में। इससे पहले देखिए ध्यान से, इस ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं हम रस्ट रिमूवल में, दाग को हटाने में इसका भी यूज करते हैं हम, दाग या फिर जंग को हटाने में इसका यूज करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का आप यूज कर सकते हो दाग या कपड़े पर लगे जंग को हटाने में, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये जो रस्ट रिमूवल है जो, इसका यूज हम करेंगे ऑक्जेलिक एसिड का। इसके बाद इसका यूज हम कर सकते हैं स्टोन के निर्माण में, यह सहायक होता है ना। हमारे शरीर में जो पथरी बनता है उसके निर्माण में भी सहायक होता है कौन, आपका ऑक्जेलिक एसिड। आज आपको बताएंगे हम कि ऑक्जेलिक एसिड कैसे आपका सहायक होता है और स्टोन के निर्माण में, ये हमारे शरीर में पथरी कैसे बनता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम स्टोन वाला टॉपिक को। तो देखिएगा ध्यान से कैसे स्टोन बनेगा। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर कि ये जो पथरी है भाई, हमारे अंदर किसका निर्मित होता है, या फिर इसका केमिकल नेम आपसे पूछा जाता है एग्जामों में कि बताओ स्टोन का केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है। तो इस स्टोन का जो रासायनिक नाम है वो होता है आपको कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, कैल्शियम ऑक्जिलेट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, ये जो हमारा कैल्शियम है भाई, हमारे कहाँ मिलेंगे, हमारे बॉडी में मिलेंगे। और ये कैल्शियम हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ उपस्थित होंगे, कहाँ कहाँ पाया जाएगा, उस बात को समझिएगा। तो यह कैल्शियम हमारे बॉडी में मिलेगा आपको, देखो ध्यान से, ये आपको नाखूनों में मिल जाएगा, नेल्स में। इसके बाद ये आपकी हड्डियों में मिलते हैं कैल्शियम। इसके बाद आपके तेथ में, दांतों में मिलते हैं कैल्शियम, है ना। इसके बाद दांतों में मिलेगा। इसके बाद कहाँ मिलेगा भाई, इसके बाद आपको मिलेगा हेयर में मिल जाते हैं कैल्शियम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो आपका कैल्शियम है कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको ब्लड में। कहाँ मिलेगा, ब्लड में। तो इतने जगहों पे आपको कैल्शियम में मिलते हैं। चलो इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा है आपको, है ना। ये मिलेगा आपको तेथ में, दांत में, ये आपके नाखून में, ये आपकी हड्डियों में, ये आपके बालों में, और ये आपके कहाँ मिलेंगे, तो ये आपके खून में मिलते हैं, ब्लड में मिलते हैं। ये रुधिर वाला पार्ट में भी आपको मिल जाता है ना। कहाँ मिल जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा आपके कैल्शियम। अब बात करेंगे कि ये जो ब्लड वाला कैल्शियम है भाई, क्या होगा जब हमारे बॉडी में टोमेटो जो ऑक्जेलिक एसिड निकाला, इसका अमाउंट यदि एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको क्या करेगा, इस ऑक्जेलिक एसिड किससे मिलेगा, ब्लड वाले कैल्शियम से मिलेगा। किससे मिलेगा, ब्लड वाला कैल्शियम से मिलेगा। और जब ब्लड वाले कैल्शियम से ये ऑक्जेलिक मिलेगा तो क्या बना देगा, एक गांठ का निर्माण कर देता है। क्या कर देगा, एक गांठ का निर्माण कर देगा। और यही गांठ आपके क्या कहलाता है, यही गांठ को हम पथरी के नाम से जानते हैं, स्टोन के नाम से जानते हैं। ये जो गांठ है भाई, ये कहीं भी बन सकते हैं हमारे बॉडी में। यदि ये आपका लीवर में बन गया या फिर किडनी में बन गया, तो इसको हम नाम दे देंगे किडनी स्टोन। क्या नाम दे देंगे, किडनी स्टोन। और यही यदि आपका गांठ जो है गॉल ब्लाडर में बन गया, तो गॉल ब्लाडर में हम क्या नाम देंगे, इसको हम कहते हैं पित्त की थैली। इस गॉल ब्लाडर को हम क्या कहते हैं, पित्त की थैली नाम देते हैं। तो पित्ताशय में आपकी हो जाएगी क्या, फिर पथरी। यही आपको बता दूं कि यही जो आपका पथरी है भाई, यदि आपका लीवर में हो गया तो लीवर स्टोन हो जाएगा। यदि आपके लीवर में हो गया तो लीवर स्टोन हो जाएगा। यदि लंग्स में हो गया तो लंग्स स्टोन हो जाएगा। ये जगहों पे आपका ज़्यादा संभावना देखने को मिलता है, किसका, आपके इस किडनी का, स्टोन का, या फिर पथरी का, है ना। इन्हीं जगहों पे क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। तो ये था आपका स्टोन, जो किसके द्वारा बनता है, ऑक्जेलिक एसिड के द्वारा बनता है। इसका यूज हमने दो जगहों पे किया। एक आपका जंग को हटाने में, कपड़े पर लगे जंग को
आप टोमेटो वाली सॉस से भी थोड़ी बहुत हटा सकते हैं, उससे भी क्या होता है, हट जाता है, क्योंकि उसमें भी आपका ऑक्जेलिक एसिड हो जाता है, तो उसमें से भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसके बाद देखिए ध्यान से आगे, अगला एसिड जो हमारा होगा, अगला एसिड जो हमारा होगा वो होगा कार्बोनिक एसिड। कुछ ऐसे एसिड हैं जिसका यूज तो उतना नहीं है, उतना ज़्यादा जीवन लाइफ में यूज नहीं करते हैं, पर किसी मटेरियल में पाए जाने के कारण उसका यूज बार बार एग्जामों में क्या होता है, यहाँ पे पूछ लिया जाता है, तो उसके बारे में हमें जानना होगा। जैसे देखिएगा ध्यान से, उसके बारे में हम क्या जानेंगे जैसे देखिए अगला एसिड हमारा कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड आपको कहाँ मिलते हैं भाई, तो ये कार्बोनिक एसिड मिलते हैं आपको सॉफ्ट ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक में। इसको हिंदी में कहते हैं पेयजल। पेयजल कहें तो क्या हो जाएगा, आपका कोको कोला, थम्सअप और जो स्प्राइट की जो बोतलें आते हैं ना, उसमें आपको मिलता है कौन सा एसिड, कार्बोनिक एसिड, है ना। कह सकते हो यहाँ पे क्या, कोल्ड ड्रिंक के बोतल है ना, सेफ्ट वाटर कहाँ मिलेंगे आपका, कोल्ड ड्रिंक के बोतलों में मिलेंगे, कोल्ड ड्रिंक बोतलों में। इसका जो फॉर्मूला होता है भाई वो होता है H2CO3। ये क्या होता है, कार्बोनिक एसिड का रासायनिक सूत्र है H2CO3। देखो ध्यान से कैसे ये बनता है, ध्यान से पहले समझना। आपकी कोल्ड ड्रिंक के बोतलों में पहले से ही जल का अमाउंट रहता है, और जल के अमाउंट रहता है तो उस पर हाई प्रेशर पे क्या कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोलूबल करवा दिया जाता है वहाँ पे। और जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मैच करते हैं तो ये निर्माण करता है H2CO3, और यही H2CO3 क्या है, आपका कार्बोनिक एसिड है ना। तो कार्बोनिक एसिड के बारे में क्या बताना है कि यह सॉफ्ट ड्रिंकों में मिलता है, कोल्ड ड्रिंक के बोतल इत्यादियों में मिलता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है भाई, H2CO3। इसके बाद देखिए ध्यान से, अगला एसिड हमारा होगा यहाँ पे लैक्टिक एसिड। अगला एसिड हमारा कौन होगा, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड के बारे में क्या जानेंगे, लैक्टिक एसिड। और ये क्या हम मिलते हैं भाई, तो लैक्टिक एसिड मिलेगा आपको यहाँ पे कर्ड के अंदर। अब ये जो हम कर्ड खाते हैं, इस कर्ड में क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलता है। अब इस लैक्टिक एसिड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं समझिएगा। इसका यूज हम करेंगे अपन, लैक्टिक एसिड का यूज क्रीम में भी कर सकते हैं, इसका यूज क्रीम या कॉटन्स बनाने में इसका यूज हम करते हैं, क्रीम या कॉटन्स में भी इसका यूज करते हैं, किसका, लैक्टिक एसिड का। आप यहाँ पे देखते होंगे कि लड़कियाँ क्या करते हैं, अपने चेहरों में इस लैक्टिक एसिड या फिर कर्ड में बेसन डाल के इस्तेमाल करते हैं। वहाँ से क्या होता है, वहाँ से होती है कि लैक्टिक एसिड आपके चेहरे के झुर्रियों को समाप्त करने में भी क्या होता है, सहायक होता है। आपके चेहरे पे जो झुर्रियाँ होती है उसको क्या कर देगा, यहाँ पे समाप्त कर देगा। देखिएगा ध्यान से। इसके बाद ये जो आपका लैक्टिक एसिड है भाई, मैंने कहा कि ये कर्ड में मिलता है। ये कैसे बनता है लैक्टिक एसिड आपके कर्ड में, ध्यान से समझिएगा इस प्रोसेस को। जैसे हमारे पास क्या होता है, प्रारंभ में मिल्क होता है, दूध होता है, और इस मिल्क में जो पाने जाने वाला प्रोटीन है उसको हम नाम देते हैं केसिन। क्या होता है यहाँ पे, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा मानते हैं हम, केसिन को जानते हैं। और एक केसिन प्रोटीन ही हमारा कहाँ मिलता है भाई, दूध में मिलता है। यदि हमसे कहेगा कि केसिन की अमाउंट सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो आपको किस में कहना है, बच्चों में कहना है, चाइल्ड में कहना है। और जबकि सबसे कम किस में होते हैं, आपका ओल्ड में होते हैं, है ना। बुढ़ापी अवस्था में केसिन का अमाउंट क्या होता है, कम जाता है, जबकि बच्चे वाले अवस्था में क्या होता है, उसमें केसिन की अमाउंट ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको क्या समझना है, इस प्रोटीन को जो हमने नाम दिया केसिन, इसको पाचन कौन करता है, तो इसको पाचन करता है रेनिन नामक एक एंजाइम आपके बॉडी में निकलता है, उसके द्वारा पाचित होता है कौन, आपका दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसिन। अब यहाँ पे बात करेंगे कि मिल्क प्रोटीन के नाम से किसे जानते हैं, या फिर मिल्क शुगर के नाम से किसे जानते हैं। मिल्क शुगर कहें तो इसको हिंदी में कहते हैं दूध वाली शर्करा,
दूध वाली शर्करा। यदि हमसे कहेगा कि बताओ भाई दूध वाली शर्करा किसे कहते हैं या दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है कि दूध में जो पाई जाने वाली शर्करा है उसको हम नाम देते हैं लैक्टोज। क्या नाम देंगे? लैक्टोज नाम देंगे। और जब दूध वाली शर्करा को हमने कहा कि लैक्टोज नाम देते हैं और दूध से दही में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई खट्टे पदार्थ को डालते हैं। खट्टे पदार्थ क्या, उसी दही को ही हम उसमें डाल देते हैं। और जब दही को ही उसमें डाल देंगे तो यहाँ पे समझिएगा हमारा कर्ड में क्या मिलता है भाई, तो हमारे दही में मिलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या मिलता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिलेंगे। और जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिलते हैं भाई, यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिलेंगे। और इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का क्या काम है भाई, तो इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का काम ही होता है कि ये जो आपका लैक्टोज है इसको कन्वर्ट करवाने का काम करेगा। किसमें? लैक्टिक एसिड में। किसमें काम करवाएगा? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करवाएगा। तो यदि हमसे कहेगा कि बताओ भाई लैक्टोज लैक्टिक एसिड में किसके द्वारा चेंज होते हैं, तो हमारा क्या आंसर देना है यहाँ पे? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा। और ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपके कहाँ मिलते हैं भाई, तो ये मिलेंगे हमारा कहाँ? कर्ड में। और दूध में शुगर पूछेगा तो क्या बताना है? लैक्टोज। शुगर का मतलब होती है शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट आप कह सकते हो। शुगर का मतलब क्या समझना है? शर्करा या फिर इसे आप कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जान सकते हो। ये था हमारा लैक्टिक एसिड। इसके बाद देखिए ध्यान से, लैक्टिक एसिड से और क्या समझना है। इसके बाद इसे मैं इरेज करता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ तक में आप किसी को दिक्कत तो नहीं है? एक बार कमेंट करके बताइएगा सब कुछ अच्छा चल रहा है ना आपका। कमेंट वगैरह करके बताइएगा सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, वीडियो वगैरह साउंड सब अच्छा मिल रहा है ना आपको समझने में? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार कमेंट करके बताइएगा आप, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है वीडियो वगैरह में? आवाज नहीं आ रहा है क्या? सभी का ये प्रॉब्लम है, एक बार देखिएगा ध्यान से। चलिए आवाज तो आ रहा है आपका, है ना? आवाज आ रहा है। चलिए यहाँ तक समझ में सभी को आ गया है ना? आई होप आप देखिएगा ध्यान से। आगे समझते हैं हम अपने टॉपिक को। अगला हम एक चीज पढ़ेंगे यहाँ पे, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जैसे कुछ ऐसे भी अम्ल है जिसका इस्तेमाल तो बहुत ही कम है, पर किसी पदार्थों में पाए जाने के कारण एग्जाम में ज़्यादा मात्रा में पूछता है, तो उसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन कौन से एसिड कहाँ पे हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में समझिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड जो है भाई वो हमारा मिलेगा विटामिन सी के सभी प्रोडक्टों में ये पाया जाता है ना? विटामिन सी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी उत्पादक है विटामिन सी के, उन सभी में मिलेगा आपका क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। जैसे मैं कह दूं विटामिन सी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, तो आपको पता है सबसे मोस्ट अबाउंटेड कौन सा है? आंवला है। इसके बाद ऑरेंज में मिलेगा, इसके बाद लेमन में मिल जाएगा, इसके बाद ग्रेप्स में भी मिलेगा। इन सभी जगहों पे आपको मिलते हैं क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। पर यहाँ पे याद रखना कि आंवला में जो है भाई वो आपका मिलता है यहाँ पे एक और एसिड मिलता है आंवला में, जिसे हम नाम देते हैं
मौलिक एसिड। इसके बाद समझिएगा आपको मिलेगा रेड एंट के अंदर लाल चींटी। लाल चींटी में क्या मिलता है? तो लाल चींटी में आपको मिलेगा मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक एसिड, या फिर क्या मिल जाएगा भाई? मेथनोइक एसिड को नाम दी जाती है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक का मतलब ही होता है रेडेंट, है ना। लाल चींटी इसका मतलब ही होता है, एक वर्ड है आपका ग्रीक का। तो फॉर्मिक एसिड भी कहाँ मिलता है? रेडेंट में मिलता है, या मेथनोइक एसिड आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, इसके बाद अगला आपका यहाँ पे है, अगला आपको मिल जाएगा गेहूं के अंदर कौन सा एसिड मिलेगा? तो गेहूं के अंदर ग्लूटेनिक एसिड आपको मिल जाएगा। गेहूं के अंदर ग्लूटेनिक एसिड मिल जाएगा आपको। इसके बाद डिस्प्रिन टैबलेट में, डिस्प्रिन टैबलेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सैलिसाइलिक एसिड आपको मिल जाएगा। सैलिसाइलिक एसिड मिल जाएगा। अभी वर्तमान में ये जो सैलिसाइलिक एसिड है भाई, और डिस्प्रिन टैबलेट पे बैन लगा दिया गया है। कारण क्या है कि हमारे बॉडी में एक सेल पाया जाता है कुपर सेल, उसको एक नष्ट करने का काम कर रहा था, इसीलिए इसको वर्तमान में बैन लगा दिया गया है। ऐसे आपको मिल जाएगा, इंडिया में ही बना था। इसके बाद आपको क्या याद रखना है कौन सा एसिड के बारे में? इसके बाद आपको मिल जाएगा मैंगो में, जैसे यहाँ पे एप्पल के अंदर, एप्पल में भी मिल जाएगा आपको मौलिक एसिड। इसके बाद टैमरिन में मिल जाएगा आपको, इमली के अंदर मिल जाएगा क्या? तो इमली में मिल जाएगा आपका टार्टिक एसिड, टार्टिक एसिड मिल जाएगा। इसके बाद आपको मिल जाएगा आम के अंदर मैंगो, मैंगो में क्या मिलेगा भाई? तो मैंगो में मिल जाएगा आपको एस्कॉर्बिक एसिड और मौलिक एसिड, दोनों इसमें होते हैं। तो मौलिक एसिड भी याद रखना है और एस्कॉर्बिक एसिड को भी याद रखना है, यहाँ पे दोनों मिलेंगे आम के अंदर। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, इसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा एसिड? टैनिन एसिड। टैनिन एसिड कहाँ पे मिलते हैं भाई? तो ये टैनिन एसिड मिलेंगे आपको चाय में। आप जो टी पीते हो ना, उस टी में भी क्या होता है? आपका टैनिन एसिड होता है। आपके ब्लड में यदि कहेगा कि ब्लड में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा ब्लड में, ब्लड के आपको यूनिट को क्या कहते हैं? एमिनो। तो एमिनो एसिड आपको मिल जाएगा कहाँ पे? ब्लड में आपको मिल जाएगा। तो ब्लड में कौन सा एसिड याद रखना है? एमिनो एसिड के नाम से याद रखना है। इसके बाद एक एसिड और याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? तो एक एसिड याद रखिएगा सिट्रिक एसिड। ये कहाँ मिलेगा? तो साइट्रिक अम्ल मिलते हैं आपको यहाँ पे लेमन के अंदर, है ना, या फिर आपको मिलेगा ऑरेंज के अंदर। ये दोनों में मिलते हैं कौन? साइट्रिक अम्ल। तो इतने सारे आपको अम्ल याद रखने थे, है ना। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। एक बार आप कमेंट करके बताइए समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ समझने में? चलिए देखिए ध्यान से, आगे समझते हैं। इसके बाद आगे जानते हैं अपना, ये हमारा एसिड का पार्ट था कुछ। अब इसी प्रकार हमें बेस के बारे में भी जानना है, इसी भी प्रकार हमें बेस के बारे में भी जानना है। तो कुछ बेस भी जान लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट बेस। हमने पिछले क्लासों में क्या क्या पढ़ा था भाई? अम्ल क्या होते हैं। इसके बाद कहा था कि पीएच स्केल पर अम्ल की कैसे हम डिफाइन करेंगे। इसके बाद जाना था कि ये जो अम्ल है भाई, अम्ल के बारे में कौन कौन से थ्योरी दिया गया था
और इसके बाद आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बेस के बारे में, है ना, कुछ महत्वपूर्ण क्षार के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। तो देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण क्षारों में क्या क्या है। देखिए कि इसके बाद पहला क्षार हमारा यहाँ पे है MgOH के हॉल्टवाइड, इसे कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या नाम देंगे इसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। इसका काम होता है भाई, जब हम क्या करते हैं, कुछ खराब खाने को खा लेते हैं या फिर एक्सेस अमाउंट में अपना फूड को ग्रहण कर लेते हैं, खाना को खा लेते हैं, तो वहाँ पे हमें होता है एसिडिटी। क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाता है। इसको नाम देते हैं अम्लीयता हो जाता है। अब अम्लीयता हो गया तो अम्लीयता को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? अम्लीयता को हटाने के लिए हम इनो का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप डाइजेन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। डाइजेन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो इनो है और डाइजेन टैबलेट है भाई, समझिएगा ये दोनों बेसिक नेचर के होते हैं। और हमारा खाना कैसा नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। तो खाना एसिडिक नेचर का है और ये बेसिक नेचर का है, कि ये दोनों आपस में मिलेगा तो कैसा बना देगा? न्यूट्रल बना देगा और आपका खाना फिर क्या होता है? पच जाता है। तो यहाँ पे समझिएगा, ये आपकी एसिडिटी को हटाने का काम किया, या अम्लीयता को हटाने का काम किया। तो इसे हम कह दे सकते हैं कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है भाई, वह एंटा एसिड के रूप में काम करता है। कैसा करता है? एंटा एसिड के रूप में काम करता है। एंटा एसिड को कहते हैं हिंदी में हम प्रति अम्ल। क्या कहते हैं? प्रति अम्ल के नाम से जानते हैं। अम्ल के प्रति काम करने वाला क्या है? यह रसायन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम एंटा एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से जानते हैं भाई? तो देखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं मैग्नीशियम का दूध। मैग्नीशियम का दूध कहते हैं इसे। तो यदि हमसे पूछा जाए कि बताओ भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहा जाता है, तो क्या कहना है? MgOH के हॉल्टवाइड को कहना है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इनो के अंदर क्या होगा? तो इनो के अंदर हमें बताना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। डाइजेन टैबलेट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक कब हम लेते हैं भाई? जब हमें क्या होता है? एसिडिटी होता है। और एसिडिटी जब समाप्त होगा तो समाप्त करने में कौन सहायक हुआ? MgOH के हॉल्टवाइड। तो इसीलिए इसको हम नाम दे देंगे एंटा एसिड, या फिर नाम दे देंगे प्रति अम्ल नाम दे देंगे। अम्ल के प्रति काम करने वाला रसायन कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रसायन है, जो अम्ल को हटाने का काम करता है। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो कैसा बना देता है? न्यूट्रल बना देता है। ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आगे क्या जानना है हमें? एक और बेस है जिसको हम नाम देते हैं CaO, जिसको हम नाम देते क्या है यहाँ पे? CaO। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम देंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, या इसी कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है क्विकलाइम। क्विकलाइम, या फिर कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ लाइम। लाइम का मतलब होता है चूना, और क्विकलाइम का मतलब होता है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना मतलब इस चूने में अभी पानी की मात्रा नहीं दिया गया है। तो इसमें जब पानी की मात्रा नहीं दिया गया है तो कैसा चूना है? बिना बुझा हुआ चूना है। या सिर्फ और सिर्फ क्या नाम देंगे? लाइम कहेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या नाम देंगे? चूना के नाम से जानेंगे। या फिर इसका जो हम सिर्फ और सिर्फ आपका चूना जो है भाई, इसका हम यूज कहाँ पे कर लेंगे? सीमेंट के उद्योगों में कर लेंगे। सीमेंट जो बनाने में आपका चूना इस्तेमाल होता है वो कौन सी होती है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना। तो इतना हमें यहाँ पे क्या याद रखना है? कैल्शियम ऑक्साइड से याद रखना है।
इसके बाद जैसे इसमें हमने क्या कर दिया भाई, इसमें जैसे ही हमने पानी को मिला दिया तो पानी मिला दिया तो यही कैल्शियम ऑक्साइड किसी में ट्रांसफर हो जाएगा, CaOH के हॉल्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसको हम नाम दे देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम दे देंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से फिर इसे जानेंगे। फिर से समझना, यहाँ पे मैंने कहा कि CaO को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इस कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही हम क्या मिला देते हैं, पानी को मिला देते हैं तो निर्माण कर देता है CaOH के हॉल्ट वाइज को, और CaOH का जो हॉल्ट वाइज है भाई उसको हम नाम देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखना ध्यान से, कहाँ कहाँ यूज करेंगे हम, है ना। हमारा बन के तैयार हो गया क्या, CaOH के हॉल्ट वाइज। इसमें समझिएगा ये कहाँ कहाँ आपका तैयार किया गया है, इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो CaOH का जो हॉल्ट वाइज है इसको हमने नाम क्या दिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी का यूज कर देंगे हम। ये सही है कि एसिड और बेस मिलकर साल्ट एंड वाटर मिलाते बनते हैं, ये तो हमारा रिएक्शन है, पर वो कैसा हो जाते हैं तो नेचर में उदासीन हो जाते हैं, आपका न्यूट्रल हो जाते हैं, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम नाम देते हैं यहाँ पे स्लैक्ड लाइम के नाम से जानते हैं। इसे हम स्लैक्ड लाइम कहते हैं, हिंदी में कहें तो इसे नाम देते हैं बुझा हुआ चूना। क्या नाम देंगे, बुझा हुआ चूना के नाम से जानेंगे। और ये जो बुझा हुआ चूना है भाई, इसके बारे में समझिएगा। इसी बुझा हुआ चूना को हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसी बुझा हुआ चूना का यूज कर लेते हैं हम दीवारों पे पेंटिंग करने में। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या लिख लेंगे हम, पेंटिंग में इसका यूज करते हैं, तथा दीवारों पे डिजाइन बनाने में भी इसका यूज करते हैं। और कहाँ यूज कर लेंगे, तो इसी चूना का यूज करते हैं खाने के रूप में। यदि हमसे कहा जाएगा कि खाने योग्य चूना कौन सा होता है, तो खाने योग्य चूना कौन सा होता है, CaOH के हॉल्ट वाइज को खाने वाला चूना नाम देते हैं, है ना। CaOH के हॉल्ट वाइज को कौन सा चूना नाम देंगे, खाने वाला चूना नाम देंगे। इसके बाद इसी का यूज हम कर लेंगे कहाँ पे, तो इसी का आपका यूज कर लेंगे हम जल को मृदु बनाने में। जल को मृदु बनाने में भी यूज कर लेंगे, सॉफ्ट वाटर में कर लेंगे, जल का मृदु बनाने में तथा इसी चूना को यूज किया जाता है आपका अम्ल से जलने पर मरहम पट्टी करने में भी यूज कर लेते हैं इसका। तो इतने जगहों पे यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें क्या याद रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, तो जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिला दिया था, जल मिला दिया था, तो जाकर क्या बन गया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था। फिर इसको हमने नाम दे दिया कि जब इसमें पानी हो गया तो फिर कैसा हो गया, बुझा हुआ चूना हो गया। और इस बुझा हुआ चूना को क्या यूज कर दिए हम, पेंटिंग में यूज कर दिए, डिजाइन में यूज कर दिए। खाने योग्य जो चूना था वो कौन था, यही था CaOH के हॉल्ट वाइज। इसके बाद इसी चूना को जल को मृदु बनाने में यूज करते हैं, और अम्ल से जलने पर मलहम पट्टी में करने में भी किसका यूज करते हैं, तो इसी का यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इतना समझने में किसी को दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सभी को समझ में आया। मैसेज करिएगा एक बार, आप कमेंट लिखिएगा यहाँ पे सभी को समझ में आया यहाँ तक। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। अपने स्टूडेंट तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा, अपने जितने भी दोस्त हैं उसके तक सेंड करिएगा इसे। एक बार आप लाइक चैनल को जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप। चलिए इतना बिल्कुल
सुमन कुमारी समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अमन कुमार ऑल ओके, यस, बहुत अच्छा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। फिर हम अगले क्लासों में समझेंगे कुछ बेस के बारे में। थैंक्स।